हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विथ कंसेप्चुअल कवरेज। इस वीडियो में ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, जिसमें मेरी समझाने की भाषा हिंदी होगी और क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट, लैम्प efficiency is measured in ऑप्शन लक्स पर वॉट, कैंडेला पर वॉट, ल्यूमन पर लक्स, ल्यूमन पर वॉट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लक्स पर वॉट। कैंडेला जो होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है, लक्स जो होती है वो इल्यूमिनेशन की होती है और ल्यूमन जो होती है वो ल्यूमिनस फ्लक्स की होती है। नेक्स्ट, फाइंड नेट कैपेसिटेंस इफ 10 capacitance of 10 microfarad are connected in parallel. So we know that जब भी कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ये पैरेलली ऐड होते हैं। जैसे ये 10 कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सो यहाँ पे 10 × 10 100 माइक्रोफेराड। ये देखिए, अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C2 + C3। अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है C1 C2 C3, देन 1/C = 1/C1 1/C2 1/C3। ये देखिए, मैंने आपके सामने कुछ कैपेसिटर्स दिखाए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ये सेरामिक कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट, इन AC नेटवर्क लोड कनेक्टेड इज 10 + J10। फेस रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड लोड करंट इज़। हमें बताना है, एक AC नेटवर्क है जिसमें लोड 10 + 10 J10 का लोड है। हमें फेस रिलेशन बताना है वोल्टेज अप्लाइड एंड लोड करंट के बीच में। वोल्टेज लैग्स करंट बाय 45 डिग्री। सबसे पहले इसमें ये देखते हैं 10 + J10। जहाँ भी ये प्लस का साइन आया इसका मतलब लोड जो है वो लैगिंग है, लोड लैगिंग है। जब भी लोड लैगिंग है, लैग लोड का मतलब होता है करंट लैग कर रहा है। सो पहला ऑप्शन तो गया काम से, कट। सेकंड ऑप्शन, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस, ये भी गया क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडक्टेंस का वैल्यू है। थर्ड, वोल्टेज लैग्स करंट बाय 30 डिग्री, ये भी गया। सो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 45। तो यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में होता वोल्टेज लीड्स करंट बाय 30 डिग्री तब आपको निकालना पड़ता। तो तब आप कैसे निकालते, एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी अपॉन रियल वैल्यू, 10/10, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये जब आएगा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। सो आंसर वुड बी डी, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 45 डिग्री और करंट लैग्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री। ये आप लोगों के सामने कुछ मैंने सर्किट्स दिए हैं। रेसिस्टिव सर्किट है तो जहाँ से करंट शुरू होगा वहीं से वोल्टेज शुरू होगा, सो 0 डिग्री दोनों फेस में होंगे। इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, करंट लैग करता है मतलब लेट शुरू होता है। स्टार्टिंग जो होगा इसका लेट होगा, या आप कह सकते हैं इसका पीक इसके बाद में आएगा। और कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट का पीक पहले आएगा, इंडक्टिव का वोल्टेज का बाद में आएगा। सो ये आपके सामने फेज़र हैं, ये फेस में है VR IR। यहाँ पे देखिए IC लैग कर रहा है, VC लीड कर रहा है। जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो लैग होता है, जब हम पॉजिटिव क्लॉकवाइज जाते हैं तो लीड होता है। इसमें देखिए VL लैग कर रहा है IL से बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट, एट वॉट फ्रिक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, रेसिस्टिव सर्किट। और हम जानते हैं RLC सीरीज सर्किट जब रेजोनेंस में होता है तब प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है, और रेजोनेंस में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1/2π√LC। इसका आंसर हो जाएगा C। ये देखिए जेड टोटल जो होता है सीरीज का वो R + JXL - JXC। जेड टोटल R + JXL - XC।
अब यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ये चीज़ पूरा जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा? जब एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। तो एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तब रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस की कंडीशन में जो जेड टोटल होगा वो आर होगा। अब सिर्फ रेसिस्टेंस है, इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है। और यूनिटी पावर फैक्टर जब होता है तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, और मैक्सिमम करंट में ये जो फ्रिक्वेंसी होती है एफ आर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2 इंटू पाई इंटू रूट एल सी। नेक्स्ट, a 200 volt DC machine has armature resistance 0.5 ohm and full load 20 ampere. Determine induced EMF when machine acts as motor. देखिए एक डीसी मशीन है जो मोटर की तरह बिहेव कर रही है, 200 वोल्ट की है, और उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 है और करंट 20 एम्पेयर है। तो हमें बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। देखिए डीसी मोटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का? E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। वी होता है टर्मिनल वोल्टेज, आई आर्मेचर करंट, आर आर्मेचर रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे 200 वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, आई 20 है और 0.5 रेसिस्टेंस है। सॉल्व कर लेंगे तो 190 आ जाएगा। तो हमारा आंसर विल बी 190। अब इसमें देखिए यदि अगर दिया हुआ है ईएमएफ फार्मूला फॉर डीसी जनरेटर, जनरेटर के केस में क्या होगा? यहाँ प्लस की जगह में माइनस दिया में प्लस आ जाएगा। तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। याद रखिए जनरेटर के केस में ई ज़्यादा होगा, मोटर के केस में वी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इन सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन इट। देखिए एक सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर हमें बताना है कि कितने मिनिमम लगेंगे इसको रन कराने के लिए। सो आंसर इज़ 1। एक हमें स्टार्टिंग में चाहिए ही चाहिए है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बाइंडिंग में हमें एक कैपेसिटर चाहिए ही है। रन के लिए भले ज़रूरत ना हो, उसमें हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मिनिमम पूछा है इसलिए मिनिमम 1 होगा, 2 नहीं होगा। नेक्स्ट, द चीप एंड टेम्पररी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग का सबसे सस्ता और टेम्पररी जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा क्लीट वायरिंग। क्या होगा? क्लीट वायरिंग। नेक्स्ट, इफ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज। हमें बताना है एक अल्टरनेटर है जो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? आंसर है इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, बी लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए इसका आंसर होगा वी, लेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ देखिए आप कंसेप्ट समझिए, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये लीडिंग पावर फैक्टर है, और ये VPH है, EPH एंड ये EPH का लाइन है। अब देखिए जब भी यूनिटी पावर फैक्टर होगा तब ये हमेशा कम होगा और लैगिंग पे भी कम होगा, सिर्फ लीडिंग पावर फैक्टर पे ये ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी इससे कम है इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ये ज़्यादा है तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन पे आइए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ये ऑप्शन गया, नेगेटिव ये गया, नेगेटिव ये गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। यदि हमें कंसेप्ट पता है तो हम ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड H इज इक्वल टू, H क्या होगा इसमें बताना है। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल विथ डायमीटर 1 मीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। देखिए एक कॉइल है जिससे 2 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है और उसका डायमीटर 1 मीटर है, तो आपको H बताना है। H क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपको मैग्नेटाइजेशन बताना है, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एक सर्कुलर कॉइल के लिए ये H इज इक्वल टू I/2πr। I 2 एम्पेयर गिवन है, 2πr कितना हो जाएगा? 0.5 इज 1 मीटर, डायमीटर इज गिवन। सो आंसर वुड बी 0.6363। सो आंसर वुड बी 0.6363। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस लॉस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ। हमें बताना है हिस्टेरेसिस लॉस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका आंसर होगा एम्बिएंट टेम्परेचर। देखिए हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? द वर्क डन बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है उसके द्वारा वर्क जो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में होता है,
और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट जो हमारे कोई काम की नहीं होती है, इसीलिए हम इसे हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। द एनर्जी विच इज़ वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू हिस्टेरेसिस। ठीक है, अब हिस्टेरेसिस लॉस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये देखिए ये फॉर्मूला है हिस्टेरेसिस का। ये जो है म्यू, ये स्टीजमैन कांस्टेंट होता है, वी जो है वो फ्लक्स डेंसिटी, एफ फ्रिक्वेंसी, और वी यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, वी वॉल्यूम है। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एम्बिएंट टेम्परेचर। स्टीनवेट्स कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे करता है, फ्रिक्वेंसी पे करता है। ठीक है, सिमिलरली ईडी करंट, ईडी करंट क्या होता है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू मैग्नेटिक मटेरियल। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होती है अल्टरनेट में, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसमें, और उस ईएमएफ की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है विद इन द बॉडी, वो बॉडी हीट करने लगती है। तो ये जो लॉस होता है ये एडी करंट होता है। अब आप देखिए एडी करंट का फॉर्मूला है KE/BM² T²F²V। यहाँ पे देखिए PE एडी करंट लॉस, K जो होता है वो एडी करंट फैक्टर होता है, B जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, T थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ मटेरियल, उसके बाद F जो होता है वो फ्रिक्वेंसी, और V जो होता है वो वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सपीरियंस चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन किस में होता है आपको ये बताना है। A हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, B गैस पावर प्लांट, C न्यूक्लियर पावर प्लांट, D थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए चेन रिएक्शन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर में, सो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग कपल्ड कॉइल्स। कपल्ड कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, M इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू √L1L2। इसका आंसर होगा V। देखिए M लेस देन क्यों लगा हुआ है, कपलिंग कोएफिशिएंट पे ये डिपेंड करता है। अगर आइडियली कपल्ड है तब M इज इक्वल टू √L1L2 हो जाएगा, बट आइडियली कपल्ड नहीं है, कुछ लीकेज हो रहा है, तो ये लेस देन होता है। सो आंसर वुड बी B। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है एक्चुअल में, व्हेन टू कॉइल्स आर ब्राउट इन प्रॉक्सिमिटी, जब एक दूसरे के पास में लाते हैं हम दो कॉइल्स को, और इफ़ एक में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में वोल्टेज का जनरेशन होता है। उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आइडियली कपल्ड कॉइल्स ऑफ 2 हेनरी एंड 8 हेनरी। अभी हमने सॉल्व किया है, फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू √L1 L2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √16 दैट इज 4। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल वेव। अब देखिए एवरेज वैल्यू बोल रहा है ये, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में सब सारे ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। एक साइन वेव है तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन गया आपका ×2, डी ऑप्शन गया आपका ×√2, 0.5 और 0.637। सो ये 0.637 जो वैल्यू है ये 1/E का वैल्यू है। सो एवरेज वैल्यू जो होता है वो 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होता है। 0.5 ये कुछ नहीं होता। अब देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2 होता तो ये RMS वैल्यू हो जाता, ठीक है, साइन वेव के लिए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, देन रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय हीटर। सिंपल क्वेश्चन है, 230 वोल्ट एक हीटर के अक्रॉस वोल्टेज है और उससे 2 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, आपको रेसिस्टेंस बताना है। तो 230 डिवाइड बाई 2, आंसर वुड बी 115। नेक्स्ट, डैश इज अ ट्यूब दैट ब्रिंग्स वाटर टू टरबाइन। आपको बताना है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं उसमें कौन सा ट्यूब है जो पानी सप्लाई करता है टरबाइन को। तो इसका आंसर है पेनस्टॉक। देखिए ये एक लेआउट है हाइड्रो प्लांट का। ये अपना रिजर्वायर होता है या ऐसे हम डैम बोल सकते हैं। उसके बाद एक टनल होती है, टनल के थ्रू पानी आता है। ये सर्ज टैंक होता है जो इसको कंट्रोल करता है, यहाँ से लेवल को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर ये पेनस्टॉक के थ्रू ये टरबाइन जो है, टरबाइन में पानी आ रहा है, तो टरबाइन को पानी कौन दे रहा है, पेनस्टॉक। तो इसका आंसर क्या होगा, पेनस्टॉक। नेक्स्ट,
डैश मोटर इज रेफर्ड टू एज अ यूनिवर्सल मोटर। को बताना है यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है। देखिए यूनिवर्सल मोटर होती है सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। यूनिवर्सल मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों में काम करती है। देखिए ये यूनिवर्सल मोटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन ऑपरेट्स ऑन आइदर एसी और डीसी पावर एंड यूजेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एज इट्स स्टेटर। ठीक है, इसके स्टेटर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं और ये कम्युनिकेटेड सीरीज बाउंड मोटर होती है। डीसी सीरीज बाउंड मोटर जो होती है ना वो होती है ये। देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन यूज्ड इन हेयर ड्रायर्स, ग्राइंडर्स, टेबल फैंस और ब्लोअर, पॉलिशर्स एंड किचन अप्लाइंसेस। ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आप एप्लीकेशंस पे ध्यान दीजिएगा सिंगल फेस मोटर्स में। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट अ कंपोनेंट इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या नहीं होता, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। रिएक्टर नहीं होता है, चिमनी होती है, इक्वलाइजर होता है, बॉयलर होता है। ये देखिए एक जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन है। इसमें एस हैंडलिंग, प्रिसिपिटेटर है, एयर प्रीहीटर है, बॉयलर है, इकोनोमाइज़र है, फ्यूल के लिए जो होता है वो कंटेनर, उसके बाद कंडेंसर पंप होता है, टरबाइन, कंडेंसर, अल्टरनेटर तो हो गई, कूलिंग टावर और ये सर्कुलेटिंग पंप। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फेरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डैश व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज। देखिए ऑप्शन है पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, कन्वेंशनल करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो। डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में होता है तो उसका जो एरो डायरेक्शन ऑफ एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कन्वेंशनल करंट फ्लो को, करंट के फ्लो को बताता है। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टे वायर, अर्थ वायर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सो कौन सा मटेरियल है जो हम स्टे वायर, अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर है बी, गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील से हम अर्थ वायर, स्टे वायर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये सब बनाते हैं। कैडमियम कॉपर से नहीं बनाते, हार्ड रन कॉपर का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, नाइक्रोम का नहीं है। ये था हमारा इस वीडियो का लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अगले 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब इनमें से आपको अगर किसी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं शॉर्ट वीडियोस 10 to 12 मिनट्स के पर टॉपिक वीडियोस बनाऊंगा। 10 to 12 मिनट के पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़ जाए और आपको सिर्फ वही पढ़ना हो जो आपको डाउट है। थैंक यू।